आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप लोगों ने ऊपर स्क्रीन पे जो पोस्टर आपको दिख रहा है उसको ध्यान से नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उसे ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने अपना खुद का एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किया है जहां पे हम बिल्कुल स्क्रैच से, ज़ीरो से हर एक चीज़ डिटेल में बताते हैं। और ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी मैं कहूँगा गाइस ऑफ़र है। प्लीज़ 3000 रुपीज़ में आपको इससे बेस्ट कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलेगा। मनी बैक गारंटी है। अगर 3 मंथ्स बाद भी आपको लगता है कि आपने कुछ खास नहीं सीखा है तो आप कंप्लीटली अपना पैसा वापस ले सकते हैं। बट प्लीज़ एक बार इस कोर्स में इनरोल करके ज़रूर देखिए। नो मैटर अगर आप एक हाउसवाइफ है या फिर आप अंडर ग्रेजुएट है या फिर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हों, एक बार इस कोर्स को इनरोल करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो स्किल्स है ये आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहने वाली है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू डिजिटल फॉक्स एकेडमी। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाना तो मत ही भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो एक और नया दिन और एक और नए टॉपिक के साथ हम आ चुके हैं और ये कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम जय किशन चौहान है। मैं एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं लास्ट 5 ईयर्स से इस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। और आप अपने वीडियो को पॉज करके मेरे क्रेडेंशियल्स को चेक कर सकते हैं। बहरहाल हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं क्लास के शेड्यूल को बता देना चाहता हूँ। हमारी क्लास मंडे से फ्राइडे चलती है। मंडे से वेडनेसडे हम डिजिटल मार्केटिंग की क्लास लेते हैं। थर्सडे को हमारा केस स्टडी या फिर एक रैंडम टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं जो कि रिलेटेड होता है हमारे कोर्स से। और फ्राइडे को हमारी पब्लिक स्पीकिंग की क्लास चलती है। और जैसे कि हमारा मोटो है वी बिलीव इन कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। तो हम बिलीव करते हैं कि आप अगर 1 बाय 1 मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर चीज़ों को सीखेंगे तो आप बहुत जल्दी और बड़े आराम से चीज़ों को आराम से सीख जाएंगे, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में मदद करेगा ताकि आप जल्दी से चीज़ें भूलें ना और आप कहीं पे फंसे ना। तो बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 टॉपिक को। सबसे पहला है वर्क एथिक्स और दूसरा है नीश इंट्रोडक्शन। वर्क एथिक्स के अंदर हम 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम नीश इंट्रोडक्शन टॉपिक के ऊपर जाएंगे। सो आप डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं कि हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 80-20 रूल को। दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट। तीसरा है हाउ टू डेवलप स्किल ऑफ लर्निंग। फोर्थ है नोट्स। और वर्क एथिक्स का लास्ट पॉइंट हाउ टू ऑटोमेट वर्क। नीश इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे ब्रॉड नीश और माइक्रो नीश के बारे में। तो ये बिगिनर, ये जो ब्लॉगिंग जो हमारी अभी सीरीज़ चल रही है, जो हमारे ब्लॉगिंग का टॉपिक है, वो स्टार्टिंग का सबसे ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो प्लीज़ इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की है। बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क एथिक्स होता क्या है। देखिए, वर्क एथिक्स का मतलब सिंपली होता है कि आर्ट ऑफ डूइंग वर्क परफेक्टली इज़ कॉल्ड वर्क एथिक्स। मतलब किसी भी काम को परफेक्टली करना, उसको हम वर्क एथिक्स कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि किसी भी काम को करने के उसूल होते हैं कि जैसे कोई काम करने से पहले पैसे नहीं लेता है, कोई काम करने से पहले आधे पैसे लेता है और कुछ काम करने के बाद पूरे पैसे लेते हैं। तो ये सब हम वर्क एथिक्स में काउंट करते हैं। वैसे ही ब्लॉगिंग में वर्क एथिक्स होता है। मेरे जो वर्क एथिक्स है वो मेनली 5 हैं, जिसको मैं यहाँ आप लोगों के लिए जॉट डाउन कर रहा हूँ। सबसे पहला जो मेरा वर्क एथिक्स है वो है 80-20 रूल। दूसरा जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट। तीसरा जो है वो है ऑटोमेट वर्क। चौथा है वो है नोट्स। और पांचवा जो है वो डेवलप स्किल ऑफ लर्निंग। तो ये 5 जो है मेरे वर्क एथिक्स हैं। तो जब आप थोड़ा वर्क करने लग जाएंगे तो आपके भी खुद के इस एक फील्ड से रिलेटेड वर्क एथिक्स होंगे, तो आप उनको फॉलो कीजिए और औरों के भी देखिए औरों के वर्क एथिक्स क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं। वर्क एथिक्स कुछ नहीं बस सेट ऑफ वर्क्स होते हैं कि काम ऐसे किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ना कि तरीके से काम। तो वर्क एथिक्स कुछ नहीं बस तरीके से काम का अंग्रेजी संस्करण है। तो हम एक एक के बारे में बात करते हैं वर्क एथिक्स के बारे में। तो सबसे पहला जो मेरा वर्क एथिक्स है वो है 80-20 रूल। अमूमन क्या होता है कि जैसे ही हमारा कोई पे आउट आता है या हमारी अर्निंग से स्टार्ट होती है, हम लोग पैसे को होल्ड करना शुरू कर देते हैं। पैसे को होल्ड करने का मतलब ये है कि हम उसको सेव करना शुरू कर देते हैं और ऐसे ऐसे धीरे धीरे होते आता है, या फिर हम अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपेंसेस में उसको खर्च कर देते हैं। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल बिलीव है कि अगर आप अपने काम में वापस पैसा नहीं लगा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने काम में अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो। सिमिलरली ऑफलाइन आप देख सकते हैं शॉप्स वगैरह के साथ होता है कि
वो कुछ खास अपग्रेड नहीं करते हैं। जैसे आजकल जो सबसे कॉमन जो दुकानें हो चुकी है, वो जो परचून की दुकानें होती हैं, वो इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर दुकानदार के पास वापस लौट के जाएं। हमारे लिए जो कन्वीनियंट होगा सबसे पहले हम उसी एक चीज़ को देखेंगे। तो अगर वो कुछ अलग वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो ऑफ़र्स ला रहा है, अगर वो चाहता है कि बिज़नेस में उसके काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो, तो उसको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की ज़रूरत होती है। वैसे ही आपको भी अपने काम में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है, जो कि 80-20 रूल होता है। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये हैं। अब 100 रुपये में से मैं क्या करूँगा कि मैं 80 रुपये सेव कर लूँगा, या मुझे जो खर्चा करना है वो मैं अपना कर लूँगा, और बाकी के जो 20 रुपये होंगे मैं वापस अपने काम में इन्वेस्ट कर दूँगा, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। ब्लॉगिंग में क्या होता है, ब्लॉगिंग में हम प्लगइन्स यूज़ करते हैं जो मेनली बहुत महंगे होते हैं, डॉलर्स में आते हैं। 4-4 5-5 हज़ार रुपये का एक प्लगइन होता है। वैसे ही जो प्रीमियम थीम्स वगैरह होती हैं वो भी 60-70 डॉलर्स की होती है, जो कि अभी डॉलर के रेट अगर 75 रुपये हैं, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं कि वो आपको 4.5 या 5 हज़ार रुपये की एक थीम पड़ेगी, और वो भी सिंगल साइट के लिए होती है। तो आपको पता है कि खर्चा कितना होता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट को वापस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी साइट भी अच्छी रहती है, और जितनी ज़्यादा प्रीमियम चीज़ें यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका वर्कलोड कम होते जाएगा। तो 80-20 रूल एक मस्ट रूल है जो कि हर किसी को फॉलो करना चाहिए। बढ़ते हम अपने सेकंड एथिक्स की तरफ, जो कि है फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट। ये डिपेंड करता है निश के ऊपर कि आपका निश क्या है। जैसे आप अगर न्यूज़ वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पे आर्टिकल बड़े ही धड़ाधड़ पब्लिश होते रहते हैं, और अगर आप देखेंगे कोई और, जैसे स्पोर्ट्स का देख लीजिए, अगर आईपीएल चल रहा है या फिर अभी जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, तो जो इसके अपडेट्स होते हैं वो न्यूज़ वाले धड़ाधड़ करते रहते हैं। तो वो एक अलग है, उनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि वो महीने में 1000 से 1200 पोस्ट लिख देते हैं। लेकिन ये मैनुअली सिंगल आदमी के लिए कर पाना बहुत ज़्यादा टफ है। तो आइडियल एक अप्रोच ये रहता है कि आप अपने पोस्ट लिखने का एक पैटर्न बनाएं। मीन्स अगर आप 2 दिन में एक पोस्ट लिख रहे हैं, या मेनली आप 3 दिन लगा लिया, आप 3 दिन में एक पोस्ट लिख रहे हैं, तो जो नेक्स्ट 3 दिन है आप दूसरी पोस्ट लिखने में टाइम डिवोट कीजिए। साथ ही साथ जो पहले आपने पोस्ट लिखी है उसको प्रमोट करने में अपना टाइम लगाइए, उसके बैकलिंक्स बनाइए, उसको अच्छे से फ्लरिश कीजिए, ताकि वो आपके वेबसाइट पे क्वालिटी ट्रैफिक ला पाएँ। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मैंडेटरी है, इसको फॉलो करना एक फ़िक्स पैटर्न हो। ये सेम चीज़ हमारे यूट्यूब पे भी लागू होती है। अगर आप वीडियोस को एक सेम टाइम पे डालते रहेंगे, मान लीजिए अगर मेरे चैनल पे अभी कोई आता है और मैंने आज वीडियो डाला और मैं अब 2 महीने बाद वीडियो डालता हूँ, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये बोल दूँ कि मैं हर फ्राइडे या फिर हर सैटरडे को वीडियो डालूंगा, तो व्यूवर्स को पता रहता है कि आज फ्राइडे हैं, आज सैटरडे हैं, आज वीडियो पब्लिश ज़रूर होगी ही होगी। तो इससे आपके ऑडियंस रिटेंशन भी बना रहता है, और इससे आपको इन्वर्सली आपके व्यूज़ यूट्यूब के सेंस में कहे तो, और वेबसाइट के सेंस में कहे तो, आपके वेबसाइट की क्वालिटी और ट्रैफिक का जो कन्वर्जन होता है वो भी आपका बना रहता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आप अपने काम में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट के पैटर्न को फिक्स कर ले जाएं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है नोट्स। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं। वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो काफ़ी एरर्स आते रहते हैं। कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो हमें बिल्कुल न्यू होते हैं, हमें नहीं पता कि वो एरर किस चीज़ का है और किस बात का है। स्पेशली वेब मास्टर वगैरह के एरर्स आते रहते हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने खुद क्या किया कि जैसे कोई नया एरर साइट पे आया, चाहे वो किसी फंक्शनैलिटी का हो, चाहे किसी चीज़ का हो, मैंने उसके नोट्स बनाने शुरू कर दिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो सेम एरर आए तो मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूं बहुत ईजिली। नोट्स बनाने से फ़ायदा ये रहता है कि आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेबिलिटी कम हो जाती है। तो आप अपनी समझ के हिसाब से एक कॉपी में नोट ज़रूर बनाइए। स्पेशली जब आप वेबसाइट को डिज़ाइन करते हो, तो आपको, जैसे आपने ये पैडिंग को यूज़ किया या फिर आपने मार्जिन को यूज़ किया, तो आपको नहीं पता होता कि कभी कभार जब फर्स्ट टाइम सीखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। लेकिन डिज़ाइनिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम रोज़ नहीं करते हैं। तो आप 1 महीने बाद दोबारा करोगे तो आपको दोबारा सब कुछ रिकॉल करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप नोट्स बना के रखें, ताकि आपको फटाफट से आपका काम बन जाए और आपकी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एथिक्स के ऊपर, जो कि है डेवलपिंग स्किल ऑफ लर्निंग। आप चाहे कहीं से भी सीखिए, चाहे आप मुझसे सीखिए, चाहे किसी और से सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, या किसी भी बड़े से बड़े डिजिटल मार्केटर से सीखिए।
कॉन्सेप्ट हर जगह सेम है, लेकिन जो चीज़ जो डिफरेंस क्रिएट करती है वो होता है आपका अप्रोच काम के प्रति, आपका एनालिसिस कि क्या आपके लिए चीज़ें वर्क कर रही है और क्या नहीं। तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि जो ऑन पेज एसईओ होता है वो एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी रैंकिंग के लिए, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जो ऑफ पेज एसईओ होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो दोनों ही चीज़ का बैलेंस वो आपको देखना है कि आप 60% अपना ऑन पेज एसईओ में देना चाहते हो डेडिकेशन और 40% उसमें, या फिर 60% आप ऑफ पेज में देना चाहते हो या 40% आप अपने ऑन पेज में। तो आपको वो देखना है, आपको एनालिसिस करना है कि आपके केस में क्या वर्क कर रहा है। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे, आप कुछ टाइम के लिए दूसरे के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए मैं आपको गाइड कर सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली आपको ही देखना पड़ेगा कि क्यों आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है, किन चीज़ों की वजह से आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, क्या आप ऐसा कर रहे हो कि वेबसाइट रैंक कर रही है। और जब तक आप इस चीज़ को डेवलप नहीं करेंगे, ब्लॉगिंग इज़ नॉट फॉर यू। तो इस एक हैबिट को तो मस्ट हैव हैबिट है, इसको प्लीज़ आप डेवलप कीजिए, इसके ऊपर वर्क ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारी गाइस हैबिट है वो है ऑटोमेट योर वर्क। ये सबसे बड़ी चीज़ है। एक टाइम ऐसा आएगा ब्लॉगिंग में जब आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि वेबसाइट को हैंडल करना बड़े ही हैक्टिक वर्क है। इसमें मैं कहूँगा कि इसमें बिना टीम के वर्क नहीं होता। अगर आप चाहते हैं आप 1-1.5 लाख 2 लाख या 10 लाख पर महीना कमाना, तो इसमें आपको एक अच्छी टीम की ज़रूरत होगी जो कि आपके बिहाफ में काम कर सके, आपके एब्सेंस में काम कर सके और आपका एक्स्ट्रा ब्रेन की तरह वर्क कर सके। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं अपने केस में बताऊं तो मुझे खुद ही पोस्ट लिखनी है, खुद ही उसको सबमिट करना है, खुद ही ग्राफिक डिज़ाइन करना है, तो कभी कभी एक पोस्ट को लिखने में 4 घंटे तक लग जाते हैं और उस एक पोस्ट से रेवेन्यू तक नहीं आता है। लेकिन अगर मेरे पास एक अच्छी टीम है तो मेरे ही बिहाफ में वो रैपिडली वो काम करती रहेंगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसे अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा जो तरीका होता है ऑटोमेट करने का कि आप मल्टीपल चैनल्स पे वर्क करो। जैसे ये जो टॉपिक है हम जिस पे हम करंटली वर्क कर रहे हैं, ये है बैक एंड मार्केटिंग का या एनोनिमस मार्केटिंग का, जहाँ पे आप जो लिखते हो उसका एक महत्वपूर्ण रहता है, आपके कंटेंट का एक महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी फेस वैल्यू का कोई वो नहीं है, आपकी आइडेंटिटी छुपी रहती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका काम ऑटोमेट वर्क हो तो आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे प्लेटफॉर्म से अपने इस प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हो, या फिर इस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में अपने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हो। उसे मैं कहता हूँ ऑटोमेट योर वर्क। ये बहुत अच्छी चीज़ है, तभी मैं कहता हूँ कि मल्टीपल चैनल्स पे हमेशा आदमी को वर्क करना चाहिए और मल्टीपल रेवेन्यू के ऑप्शन को हमेशा ढूंढते रहना चाहिए कि कैसे अपने काम में मल्टीपल रेवेन्यू के ऑप्शन को हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये थे मेरे 5 वर्क एथिक्स जो कि आपको भी सीखने चाहिए, इन पे वर्क ज़रूर कीजिएगा। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये जब हम काफ़ी टाइम हो जाता है वर्क करके और जब हम बीच बीच में फंसते हैं तब हमें समझ में आता है कि हाँ, ये वर्क एथिक्स एक्चुअल में एक कमांड करने लायक चीज़ें होती हैं। अब हम अपने आज के मेन टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं जो कि है इंट्रोडक्शन टू निशेस। निशेस को हम सिंपली कह सकते हैं टॉपिक या जोन, ठीक है ना। ये मैंने वर्ड सुना था शायद 1 आध साल पहले सुना था, जबकि मैं पहले टॉपिक वर्ड ही यूज़ करता था, लेकिन निश वर्ड थोड़ा सुनने में प्रोफेशनल लगता है, इसलिए मैं इस वर्ड को यूज़ करता हूँ। निश बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक ब्रॉड निश होती है, एक माइक्रो निश होती है। ब्रॉड निश वो निश होती है जो कि एक काफ़ी बड़े चीज़ों को कवर करती है। जैसे मैं आपको अगर रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे मिलते जुलते एग्जांपल से बताऊं, तो जैसे साइंस एक सब्जेक्ट है। साइंस एक सब्जेक्ट है, जब हम 12वीं में होते हैं 10वीं में होते हैं तो साइंस एक सिंगल सब्जेक्ट होता है। जब जैसे हम 11वीं में साइंस को ऑप्ट करते हैं तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 3 चीज़ों में चले जाती है। अगर आपके स्कूल में जियोलॉजी और सब्जेक्ट भी है तो वो 3-4 सेक्शंस में डिवाइड हो जाती है। लेकिन अगर हम उसको कंपाउंड या फिर हम कंबाइंड करके बोलें तो वो साइंस ही हैं। ऐसे ही जैसे आप पीएचडी में जाते हो तो वो और बढ़ती जाती है, और मतलब उसकी इतनी ज़्यादा क्लासिफिकेशन है। तो अगर आप ब्रॉड निश पे वर्क करते हैं, ब्रॉड निश मतलब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे न्यूज़ की साइट्स होती हैं, न्यूज़ में देखिएगा वो सब तरीके की न्यूज़ कवर करती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स हो, चाहे वो आपका
क्या बोलते हैं स्टेट की कोई न्यूज़ हो तो सब तरीके की वो न्यूज़ कवर करते हैं। इसको हम कहते हैं ब्रॉड निश साइट। वैसे स्पोर्ट्स की साइट्स होगी, स्पोर्ट्स की साइट्स में आपने क्रिकेट भी ले लिया, आपने रग्बी भी ले लिया, आपने कैरम भी ले लिया, आपने चेस भी ले लिया, आपने पोलो भी ले लिया, जितने भी खेल हैं आपने सबको कवर कर लिया। वैसे ही गैजेट्स में आ गए, गैजेट्स में आपका ट्यूबलाइट भी आ गया, आपके रेफ्रिजरेटर भी आ गए, आपके और भी चीज़ें आ गई हैं। वैसे ही टेक में आ गया, टेक में आ गया, टेक में आपकी सब चीज़ें आ गई, इसमें आपकी ऑटोमोबाइल भी आ जाती हैं। हर चीज़ जिसमें टेक्नोलॉजी जुड़ी है वो आपके टेक में आ जाती है। वैसे ही जॉब की साइट्स आ जाती हैं, जैसे उसमें सरकारी भी हो गया, प्राइवेट भी हो गया, वो रिजल्ट भी शो कर रहे हैं, वो पढ़ा भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो ये होती है ब्रॉड निश साइट। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग टॉपिक के। इसके पैरेलली जो है हमारा वो है दूसरा माइक्रो निश। माइक्रो निश बेसिकली एक इसी के जैसे न्यूज़ के अंदर ही किसी एक स्पेसिफिक सब टॉपिक को उठा के उसके ऊपर वेबसाइट बना दी। जैसे स्क्रीन गार्ड है, जैसे ही कोई नया फ़ोन खरीदता है स्क्रीन गार्ड सर्च करता है, तो आपने अगर पर्टिकुलरली स्क्रीन गार्ड के ऊपर वेबसाइट बना दी है तो हम उसे माइक्रो निश कहेंगे। माइक्रो निश, समझ रहे ना। जैसे आप देखिए न्यूज़ पे आप बनाना चाहते हो तो न्यूज़ का अगर आप माइक्रो निश ढूंढने जाओगे तो आप मान लो आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की न्यूज़ दिखा रहे हो तो वो भी माइक्रो निश में आ गया। आप स्पोर्ट्स में जा रहे हो, आप खाली क्रिकेट को टारगेट कर रहे हो, और क्रिकेट में भी अगर आप और माइक्रो में जाना चाहते हो तो आप खाली इंडियन टीम के लिए अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो वो एक माइक्रो निश का एग्जांपल हो गया। गैजेट्स में अगर आप देख सकते हो, अगर आप कोई नया फ़ोन लॉन्च हो रहा है, आप पर्टिकुलरली उस एक फ़ोन को टारगेट करके वेबसाइट बनाते हो तो वो आपका फिर माइक्रो निश हो गया। आप उसके चार्जर के ऊपर बना सकते हो, ऐसे ही हर एक चीज़ के ऊपर बना सकते हैं। लोग पेट फूड्स के ऊपर बनाते हैं, जैसे बिल्ली के खाने के ऊपर लोगों ने एक पर्टिकुलर साइट बना रखी, कुत्ते को कैसे खिलाएं, कुत्ते को कैसे नहलाएं। एनिमल्स के ऊपर तक बना रखी है कि कुत्तों की देखभाल के लिए ऐसा करना चाहिए। खाली स्पेसिफिक एक जानवर के ऊपर एक पर्टिकुलर साइट बना रखी है। अभी रिसेंटली मैंने देखा है, कुछ वीडियोस में मैंने देखा था कि एक आदमी ने एक जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर का एक पहिए का एक पुर्जा होता है, उसके रिलेटेड एक वेबसाइट बना रखी थी जिसमें उसको ठीक ठाक ट्रैफिक आ रहा था और उसमें वो अपने एफिलिएट क्या अपने जो लोकल प्रमोशंस होते हैं उसके थ्रू वो अर्निंग कर रहा था। तो अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह के निशेज़ में भी बहुत है। वो आपको देखना है कि आपको ब्रॉड निश पे वर्क करना है या माइक्रो निश पे वर्क करना है। माइक्रो निश की साइट रैंक करने का उस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपकी वेबसाइट पूरी की पूरी एक सिंगल कीवर्ड पे डिपेंडेंट होती है। जैसे आप दिवाली के ऊपर बना रहे हो साइट, तो आपकी पूरी साइट में दिवाली को ही टारगेट करके चीज़ें बनाई गई होंगी। जबकि ब्रॉड निश में हम मल्टीपल चीज़ों को टारगेट करते हैं, तो दोनों के ही वर्क करने के एथिक्स अलग है। ब्रॉड निश में फिर आपको पता ही है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और आर्टिकल जैसे जैसे न्यूज़ की साइट होगी तो इसमें तो बिना टीम के वर्क हो ही नहीं सकता, या फिर गैजेट्स की साइट होगी तो इसमें तो बिना टीम के वर्क हो ही नहीं सकता। क्योंकि आर्टिकल लिखने में ही, आर्टिकल लिखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना बहुत बड़ी बात है और काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे वर्क करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एंड कल से हम कीवर्ड रिसर्च से स्टार्ट करेंगे अपना मेन ब्लॉगिंग का काम, ताकि इस वीक तक आप अपनी वेबसाइट का अपना जो भी काम आपको करना हो वो आप स्टार्ट कर सकें। सो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो ऑब्वियसली, और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा। एंड कल आपको वीडियो मिल जाएगी और कल का टॉपिक हमारा कीवर्ड रिसर्च से स्टार्ट होगा, और देन फिर हम धीरे धीरे इस टॉपिक को आगे बढ़ते जाएंगे। प्लीज़ आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको चीज़ें याद भी रहती हैं और चीज़ें लंबे समय तक समझ भी आती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।